नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। दशहरा याद है आपको, जब रावण के बड़े बड़े पुतले जलते हैं और उसमें लगे हुए पटाखे फटते हैं तो चारों तरफ लोगों के बीच में उल्लास जाग जाता है, तालियां बजने लगती हैं और लोग मुंह से शोर मचाने लगते हैं। आज जब नोएडा में ट्विन टावर धराशायी हुए तो इसी तरह का उत्साह दिख रहा था। एक तरफ वो टावर धराशायी हो रहे थे, दूसरी तरफ भीड़ उत्साह के साथ चीख रही थी, चिल्ला रही थी, जश्न मना रही थी। और जैसे रावण हर साल आप दहन करते हैं और एक प्रतीकात्मक रावण हर साल आपके सामने खड़ा होता है, उसके साथ मेघनाद भी होता है, कुंभकर्ण भी होता है और बदलता कुछ नहीं है, सिर्फ प्रतीकात्मक होता है। वैसे ही ये जो ट्विन टावर है, इसको ढहाने के बाद लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा संदेश गया है। ये अच्छाई के बुराई पर प्रतीक का प्रतीक है। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ एक संदेश है, एक मजबूत संदेश है। न्यूज़ चैनल्स पे यही कहा जा रहा है और ज़्यादातर लोग यही उम्मीद जता रहे हैं। लेकिन हमने अपने इतिहास में इस प्रकार के प्रतीकों से कुछ भी बदलते हुए नहीं देखा है। सिर्फ सूरत नहीं, सीरत बदलनी पड़ेगी। अगर आप एक कबूतर हवा में उड़ा देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आज़ादी आ गई। वो आज़ादी का प्रतीक हो सकता है। आखिर में भ्रष्टाचार पे इससे कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? क्या नोएडा का सिस्टम बदल जाएगा? कोई रिफॉर्म होने वाला है? इस पे कोई काम चल रहा है, कोई कमेटी बन रही है। इस पे आज हम डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि अगला मकान जब आप बुक करेंगे, फ्लैट बुक करेंगे, तो इस ट्विन टावर के गिरने से उस पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, इस पर बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी बातें शुरू करता हूँ। जब आप नोएडा में या आसपास एनसीआर में, ख़ासतौर पर उत्तर प्रदेश के हिस्से में, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में अंतर है, एक बड़ा अंतर है। जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं कि दिल्ली तो एक अलग ही बात है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में अंतर ये है कि वहाँ दिल्ली में आप मास्टर प्लान ज़्यादा वायलेट नहीं कर सकते, मास्टर प्लान का उल्लंघन नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ पे आसमान छूती इमारतें नहीं हैं। हरियाणा में आप एक ज़मीन खरीद सकते हैं किसान की, उसका लैंड यूज़ चेंज करा सकते हैं और उस पर मल्टी स्टोरी बना सकते हैं और बेच सकते हैं। लेकिन नोएडा में आप ऐसा नहीं कर सकते। नोएडा में जो भी ज़मीन एक्वायर की जाएगी वो अथॉरिटी एक्वायर करेगी, यानी सरकार एक्वायर करेगी और सरकार उस ज़मीन को लेके बिल्डरों को देगी। यही वजह है कि गुड़गांव में पानी का संकट, दूसरा संकट, दूसरी चीज़ें अक्सर होती रहती हैं और इसलिए होती रहती हैं कि जो वहाँ संसाधन है उसके अनुपात में इमारतें नहीं बनी है, कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। जिसने लिया अपना, एक किसान से ज़मीन खरीदी, कुछ पैसे यहाँ, कुछ पैसे वहाँ, कुछ पैसे वहाँ खिलाए, थोड़ी पॉलिटिकल जुगाड़ लगाई और एक बड़ी प्रोजेक्ट खड़ा कर दिया, बड़ा मॉल ख़राब कर दिया, बड़ी इमारत खड़ी कर दी। कुछ चमचमाती सड़कें सरकार बना देती है, लेकिन पानी की व्यवस्था कौन करेगा, बिजली की व्यवस्था कौन करेगा, ड्रेनेज की व्यवस्था कौन करेगा? क्योंकि जब अगर प्लान डेवलपमेंट होगा तो ये सब व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो ये जो चीज़ है, इसी वजह से कहा जाता है कि नोएडा और गाज़ियाबाद, ख़ास तौर पे नोएडा के बारे में ये कहा जाता है, नोएडा और ग्रेटर नोएडा, कि वहाँ पे कोई भी ज़मीन किसान से ख़रीद के ना तो आप प्लॉट काट सकते हैं, ना उस पर बिल्डिंग बना सकते हैं। आपको ज़मीन अगर कोई देगा तो स्वयं अथॉरिटी देगी, यानी उत्तर प्रदेश सरकार देगी, जिसका नोएडा विकास प्राधिकरण बना हुआ है या ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण बना हुआ है। यानी सुपरटेक, एमराल्ड कोर्ट के ये जो दो टावर अवैध रूप से बने थे, ये दोनों के दोनों टावर, इसको बनाने के लिए ज़मीन सुपरटेक ने अथॉरिटी से लिया। फिर मसला क्या है? मसला ये है कि वो ग्रीन बेल्ट की जो ज़मीन थी, एक सोसाइटी में एक इलाका हरा छोड़ा गया था, उस पे दो ऊंची ऊंची इमारतें 30 और 32 फुट की, और माफ़ कीजिए मंजिल की, बनाने की इजाज़त कैसे मिल गई? अब आप कहेंगे कि प्लान डेवलपमेंट होता है नोएडा में तो ये प्लानिंग है। इस तरह की इमारतें बनने से क्या ग्राउंड वाटर की दिक्कत नहीं होगी?
इस तरह की इमारतें बनने से क्या बिजली की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये भी प्लानिंग के बाहर है। देखिए, जब भी कोई शहर बसता है तो उसका एक प्लान बनता है, टाउन प्लानर होते हैं जो बनाते हैं कि भाई हम इस इलाके में इस मंजिल तक इतनी ऊंची जाएगी हमारी, ये मास्टर प्लान है, यहाँ पे हमारी इमारतें 4-4 मंजिल की होंगी, यहाँ 6-6 मंजिल की होंगी, यहाँ 12-12 जा सकती हैं। ये हाई मल्टी स्टोरीज़ का इलाका है, ये लो राइज़ वाला इलाका है, और इस इलाके में खुला छोड़ा जाएगा, यहाँ पे तालाब छोड़ा जाएगा, यहाँ पे ग्रीन बेल्ट छोड़ी जाएगी। एक प्लान बनता है, मास्टर प्लान। ये अथॉरिटीज़ जो हैं, इनका काम है कि उस मास्टर प्लान को लागू करें। लेकिन नोएडा में भ्रष्टाचार का जो आलम है वो ये है कि केवल एक ट्विन टावर नहीं, आपको नोएडा की ज़्यादातर मल्टी स्टोरी इमारतें गिरानी पड़ जाएंगी अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करेंगे। वहाँ कोई शिकायत नहीं सुनी जाती है। जितनी इमारतें हैं, जितनी बिल्डिंग्स हैं, जितने प्रोजेक्ट हैं, उनमें से 90% के जो निवासी हैं वो कम से कम 10 से 12 शिकायतें लेकर अथॉरिटी के पास जा चुके हैं, अपना रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं। कई लोग अदालत में गए हैं, कई लोग रेरा में गए हैं, उसके बावजूद कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है। ये एक अलग उदाहरण है, यूनिक, जिसमें लोग गए, हाई कोर्ट ने भी इनके पक्ष में फैसला दे दिया और सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हो गई। ईमानदारी की बात यह है कि जो आरोप इन टावर्स पे लगा है, सैंक्शन से ज़्यादा ऊंची इमारत बना लेने का, उसकी गलत तरीके से परमिशन हासिल करने का, एक ऐसी जगह पे इमारत बना लेने का जहां बननी ही नहीं थी, जहां पे ज़मीन अलॉट हो जाने का, ये सिलसिला नोएडा की लगभग हर सोसाइटी में। सोसाइटी 20 मंजिल की सैंक्शन होती है, फिर बाद में उसका FAR बढ़ाने के लिए 24 मंजिल, 25 मंजिल, 23 मंजिल का उसको बना दिया जाता है। एक नियम बना हुआ है कि कम से कम 50% जो खरीदार हैं उसके, उस सोसाइटी में फ्लैटों के, उनकी अनुमति मिलेगी, तब भी मंजिल बनाने की परमिशन दी जाएगी। बिल्डर उल्टे सीधे साइन करा लेता है, कभी वो छोटी छोटी चीज़ों में आपको अड़ंगा लगा देगा, आपका किराएदार अलाउ नहीं करेगा, कभी आपको कुछ अड़चन कर देगा, कभी आपका प्रोजेक्ट लेट कर देगा, कभी आपसे दोस्ती कर लेगा, और सब पे साइन करा के वो 50% का टारगेट तय कर लेता है। ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास के लोग हैं और मौका परस्त होते हैं, और वो जल्दी से अपने हितों से समझौता कर लेते हैं। जैसे ही उनको पता चलता है कि बिल्डर ने मेरा काम तो कर दिया, तो वो उस लड़ाई से भाग जाते हैं। फायर NOC किसी में है, किसी में नहीं है तो पूरी तरह से मुआयने के बगैर कर दी गई। जब ग्रीन वाले, जब आपके NGT के लोग आते हैं और वो मुआयना करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे उस इलाके में कहाँ कहाँ कितनी ग्रीनरी बिल्डर ने छोड़ी है, तो वो ग्रीनरी के लिए पौधे वौधे लगा देता है, इंस्ट्रक्शन में फ़ोटो वोटो हो जाता है, कुछ पैसे जेब में रख देता है, कुछ मतलब ऐसे थोड़े से नहीं, इतने इतने सारे। और उसके बाद में वहाँ से रिपोर्ट हो जाती है, हाँ इन्होंने ग्रीनरी का इंतज़ाम किया हुआ है। दूसरे दिन वहाँ पे उसको हटा के कुछ चाइल्ड प्ले एरिया वगैरह बना देते हैं, मंदिर वंदिर बना देते हैं, और वो ग्रीनरी नहीं मिलती है, तो वो जो ग्रीन क्लियरेंस मिल गई। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि नोएडा में अभी पिछले दिनों एक DM साहब आए थे, कलेक्टर साहब आए थे, उन्होंने ज़बरदस्ती जो इमारत पूरी नहीं थी उन इमारतों की भी रजिस्ट्रियाँ कराने की कोशिश की। नोएडा में एक नियम है कि जब आपकी इमारत कंप्लीट हो जाती है तो उसको एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है। कंप्लीशन के लिए एक चेकलिस्ट होती है, कुछ शर्तें होती हैं जिनको पूरा करना पड़ता है, और जब वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाता है उसके पास ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिलता है। और कुछ मामलों में नोएडा में वो एक ही चीज़ होती है, कंप्लीशन ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट एक ही होता है। तो उसके बाद ही आप अपने फ्लैट में जा सकते हैं। बिल्डर क्या करता है कि उसका प्रोजेक्ट 2 की जगह 6 साल में, 8 साल में बन रहा होता है, तो ग्राहकों को संतुष्ट करने के लिए जितना हिस्सा बनता गया गैर कानूनी तरीके से उस खतरनाक इमारत में जो कभी भी गिर सकती है, अपने ग्राहकों को बसा देता है। और जब आपके ग्राहक वहाँ पे बस जाते हैं तो एक नैतिक दबाव आपके ऊपर आ जाता है। उधर अथॉरिटी कहती है कि भाई आपने जब इमारत तैयार ही नहीं हुई है तो लोगों को कब्जा कैसे दे दिया। बिल्डर कहता है साहब ये ज़बरदस्ती घुस गए हैं। ऐसा कई इमारतों में देखा गया है कि ये ज़बरदस्ती घुस गए, हमने इनको पोजीशन नहीं दिया। अब अथॉरिटी के पास में या कहीं बहाना होता है या अथॉरिटी की एक ऐसी मजबूरी होती है कि वो लोगों को सड़क पे नहीं फेंक सकती, तो मजबूरी में वो बिल्डर से रिश्वत खा लेते हैं। तो ये कैसा हो जाता है, रिश्वत भी ले लो बिल्डर से और झंझट भी मोल ना लेना पड़े।
एक डीएम साहब आए थे नोएडा में, उन्होंने सारे बिल्डरों को बुला बुला के हड़काया और कहा कि इससे राजस्व की हानि हो रही है। देखिए, सरकार को अपने नोटों की चिंता है, हमारे पैसे का नुकसान हो रहा है क्योंकि आपने सोसाइटी में रेजिडेंट्स को बसा दिया और उनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है। तो उसने कहा साहब रजिस्ट्री तो कराना चाहते हैं, कंप्लीशन दिलवा दो। तो उसने कहा कंप्लीशन तो नहीं मिलवाएगा, इन सबको बोलो स्टाम्प खरीदें। एक इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट की रजिस्ट्री के लिए ज़बरदस्ती स्टाम्प खरीदवाए गए। लोगों ने वो लाखों लाखों रुपए के स्टाम्प खरीद के रख लिए। उसके बाद में वो जब रजिस्ट्री कराने का नंबर आ रहा है तो बिल्डर डांस नचा रहा है, वो अपनी बहुत सारी शर्तें रख रहा है। तो ये करोगे तो रजिस्ट्री होगी, वो करोगे तो रजिस्ट्री होगी, नहीं तो रजिस्ट्री नहीं होगी, वैसे रजिस्ट्री नहीं होगी, ऐसे रजिस्ट्री नहीं होगी। अब रेजिडेंट फंस चुका है क्योंकि उसने लाखों के स्टाम्प खरीद लिए हैं। और डीएम साहब ने जो है वो रेवेन्यू का इंतज़ाम कर दिया, सरकार के लिए माल बटोर लिया है। आज भी अंग्रेज़ों के ज़माने के टैक्स कलेक्टर बने हुए हैं। और जब ये पूरा माहौल चल रहा होता है, इस बीच में डीएम साहब, नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी और दूसरे अधिकारी बिल्डर की हर मांग पूरी करते रहते हैं, क्योंकि बिल्डर उनकी हर मांग पूरी करता रहता है। और बिल्डर, आप जिस बिल्डर से मिल लीजिए, ये उसका अपना रोना है, उसकी एक करुण गाथा है कि वो अगर अपनी सोसाइटी के लिए एक गिलास पानी का भी इंतज़ाम करने जाएगा तो उसको रिश्वत खिलानी पड़ेगी, क्योंकि इसके बगैर आप इन शहरों में हिल भी नहीं सकते हैं। बिल्डर जब जाता है दफ्तर में तो अटैची लेके जाता है, नीचे से ऊपर तक पैसे बांटता है, और ये पैसे बिल्डर अपनी जेब से नहीं देता, ये सारे पैसे आपकी जेब से निकाले जाते हैं। तो वो इलीगल तरीके से आपके ऊपर चार्जेस लगाता है, क्वालिटी में कटौती कर देगा, उल्टे सीधे दाम बढ़ा देगा, झूठ मूठ का ब्याज लगा के वसूल कर लेगा, और ये चोरी का सिलसिला पूरे नोएडा में चल रहा है। अब बड़ा सवाल ये है कि जो लोग तालियां बजा रहे हैं इस ट्विन टावर के गिरने के बाद और इसको अच्छाई पर बुराई की प्रतीक का प्रतीक बता रहे हैं, उनको एक बात सोचना चाहिए कि इस ट्विन टावर के गिरने से क्या नोएडा में या बाकी जगहों पर कुछ बदलने वाला है? क्या ये सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन है? क्या नोएडा की व्यवस्था ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, जिला प्रशासन ने, राजनीतिक नेतृत्व ने, किसी ने नोएडा में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कोई ठोस कदम उठाने की बात की? कोई नया रेगुलेशन लाने की बात हुई? कोई कमिटी बनाई गई जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स को छांटे और नोएडा के हर प्रोजेक्ट की जांच करे? जो 21 मंजिल का था, 20 मंजिल का था, 22 मंजिल का था, वो 25, 26, 27 मंजिल का बन गया। तो कैसे बन गया? जिस जगह पर कोई बिल्डिंग प्रस्तावित ही नहीं थी वहां पर बिल्डिंग बन गई। तो कैसे बन गई? और पूरे नोएडा में इस तरह की अवैध बिल्डिंग कितनी है, उसके पीछे कौन कौन अधिकारी शामिल है और उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और अगर आप सचमुच भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करना चाहते हैं तो कुछ नहीं तो कम से कम पिछले 5 साल के जितने भी अप्रूवल हुए हैं उनकी स्क्रूटनी करा लीजिए, उनका ऑडिट करा लीजिए, फिजिकल ऑडिट करा लीजिए मौके पर जाकर। और अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो एक संदेश तो दे ही दीजिए कम से कम सारे अधिकारियों के लिए। और वो संदेश ये है कि जो लोग भी जिम्मेदार हैं उनको हर्जाना भुगतना पड़ेगा। इस मामले में जो अधिकारी हैं, जो पाए गए हैं जिम्मेदार, वो 26 अधिकारी हैं। कुल 26 अधिकारी इसमें जिम्मेदार पाए गए हैं। इनमें उस समय के 3 तो सीईओ रहे हैं, नोएडा के 2 सीईओ, एक अपर सीईओ मोहिंदर सिंह, एसके द्विवेदी, मुझे नाम लेने में कोई टेंशन नहीं है, ये दोनों नोएडा अथॉरिटी के सीईओ थे। आरपी अरोड़ा अपर सीईओ थे। स्पेशल ऑफिसर थे यशपाल सिंह, प्लानिंग असिस्टेंट थे ऋतुराज व्यास थे। इस तरह से करके पूरी एक लिस्ट है 26 लोगों की। इसमें फाइनेंस कंट्रोलर तक शामिल हैं, जिनके भ्रष्टाचार के कारण ये माना जाता है कि ये ट्विन टावर खड़ा हुआ। अब इन 26 अफसरों में से टॉप के 5 निकाल लीजिए। उन टॉप के 5 अधिकारियों के कार्यकाल में कितनी इमारतें स्वीकृत हुई, कितनी इमारतें बनी, उन इमारतों की जांच कर लीजिए, ताकि एक संदेश जाए कि आज आप पैसे खिला के इमारत बना लोगे तो कल के दिन भी मामला खुल सकता है, और पैसे खा के आपने इमारत की परमिशन दे दी तो कल के दिन फंस सकते हो।
हमारे देश में किसी भी तरह से कोई ब्यूरोक्रेटिक या एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी नहीं है। एक पुलिस वाला कहीं पे बैरिकेड लगाता है और उस बैरिकेड के कारण एक्सीडेंट से कोई मर जाता है तो उसे सज़ा थोड़ी होती है। अगर एक अधिकारी पैसे खा के गलत इमारत खड़ी कर देता है और फिर वो इमारत गिर जाती है, उसमें लोग मर जाते हैं, तो अधिकारी को सज़ा थोड़ी होती है। यानी हमारे देश में जो राज्य सत्ता है, जो स्टेट है, जो सरकार है, जो सत्ता तंत्र है, वो हर पाप से मुक्त है। ये दशा और ये स्थिति है। तो आज की तारीख में निचोड़ की बात यह है कि अगर आपने ट्विन टावर गिरा दिए हैं तो ये दशहरे के रावण की तरह ना हो कि एक टावर जल गया और सब लोग गए मेला देखने के लिए, हज़ारों लोग वहाँ इकट्ठे हो गए थे ट्विन टावर को देखने के लिए। कुछ लोगों ने घर से सीधा प्रसारण देखा दशहरे का, रावण जल गया, पटाखे जले, सबने तालियां बजाईं, घर चले गए। इससे तो कुछ बदलेगा नहीं। कुछ नहीं तो सरकार एक काम कर दीजिए, एक आप अलग से कोई एक जांच कमेटी बना दीजिए और लोगों से कहिए कि जितनी भी सोसाइटी के लोग जितनी भी शिकायतें कर रहे हैं वो शिकायतें वहाँ सबमिट कर सकते हैं और उसकी निष्पक्ष जांच करा लीजिए। कहीं तो लगे कि आप कुछ बदलना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं। सिर्फ इमारतें गिरा के, रावण जला के, तमाशा लूट के अधर्म का नाश नहीं होगा, धर्म की विजय नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे मसले को। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने मित्रों को भी वीडियो फॉरवर्ड करें। ये मर्म है इस पूरे कांड का जो मैंने आपको बता दिया। नमस्कार, जय हिंद।